फिर ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कॉलेज में इन्वेस्ट करो, कुछ लोग कहते हैं मत करो, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी बेहतर है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेट्स से हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, ये है आज की वीडियो का टॉपिक। और इस वीडियो में आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा अबाउट इन्वेस्टिंग एट द अर्ली स्टेजेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड ऑब्वियसली इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं रात समानी का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो कन्फ्यूज इन योर 20s, उसमें आप मुझे कमेंट बताओ गेस्ट कौन हो सकते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा तो कमेंट में मुझे बताओ। तो उसमें क्या था कि रात समानी के जो गेस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आप 2000 रुपये हर महीना, लेट्स से आप अपनी ट्यूशन पढ़ाते हो या कुछ भी करते हो, तो उस पर आपको 2000 रुपये हर महीना अगर आपको मिलता है, उसे आप SIP करते हो, तो उसमें आपको जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 96,000, तो उस पर आपका रिटर्न होगा वो होगा 27,000, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट है कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद, बिकॉज आपके दोस्तों के पास तो कुछ भी नहीं होगा। बट वहीं पे अगर उस 2000 रुपये में आप आधा पैसा अपनी स्किल को एनहांस करने पे लगाओ हर महीने, और बाकी का जो पैसा उससे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे करो, अपने दोस्तों को पार्टी दो और अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करो, तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी बिकॉज आपने स्किल एनहांस कर रखी है, और आपकी जो सैलरी है दैट विल कंपनसेट द इन्वेस्टेड अमाउंट। यानी कि जो आपकी सैलरी है अगर वही 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये होगी तो फाइनली आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इतना अमाउंट तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब अपनी इन्वेस्टिंग यहाँ से चालू कर दो। ऑब्वियसली ये मिथ आपका क्लियर हो चुका होगा कि इन्वेस्टिंग इन योर अर्लीज, इन्वेस्टिंग इन योर कॉलेज, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो जितने भी लोग फोमो में थे कि यार मुझे कॉलेज में या स्कूल में ही इन्वेस्ट करना चालू कर देना है, उनका ये मिथ क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमें इन्वेस्ट करना कहाँ है, ETFs में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, कहाँ करना है। बट उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो है हमारा गोल क्या है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हर बार गोल ही होना चाहिए, बिकॉज महंगाई इतनी ऊंचाइयों पे है, हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है वो अगले साल 106 रुपये की मिलेगी। ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी ताकि हम अपना इन्फ्लेशन एटलीस्ट बीट कर पाएँ। दूसरा है, चलिए मान लेते हैं गोल क्या है। लेट्स आपका गोल है घर, गाड़ी, बंगला, वॉटएवर। दूसरा आप अपना रिस्क कितना ले सकते हो, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, कम रिस्क ले सकते हो। और अगला है कि टाइम पीरियड आप कितना दे सकते हो, आप 8 साल, 10 साल, 15 साल, कितना टाइम दे सकते हो। तो ये हो गया कि आपको इन्वेस्ट करना है, उससे पहले आपको क्या बेसिक क्राइटेरिया रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लेस रिस्क और प्लस में स्टॉक मार्केट में भी घुसना है, यानी कि रिस्क भी कम लेना है, ऐसा नहीं कि लेना ही नहीं है। और आपको स्टॉक मार्केट में जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है निफ्टी 50, जैसे कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती है, जिसका जो एवरेज रिटर्न है आज जब से शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक उसका जो रिटर्न है वो है 14.2%, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और अगर आप उससे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको जाना है मिड कैप में, उससे भी ज़्यादा ले सकते हो वो होता है स्मॉल कैप में। और अगर ये समझ नहीं आया मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, तो वो आप मेरी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव ने कॉलेज में कोई भी इन्वेस्टिंग चालू नहीं की। ध्रुव अब 23 साल का हो चुका है। ध्रुव की जो सैलरी है अब वो है 1 लाख रुपये पर महीना। ऑब्वियसली आपकी भी हो सकती है अगर आप अपस्किल करो तो। ध्रुव अभी 1 लाख रुपये पर महीना कमाता है, वो 23 साल का है। अब ध्रुव ने सोचा यार मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ तो फाइनली मुझे घर ले लेना चाहिए। तो अब एक तरफ है कि वो EMI पे घर ले, दूसरा तरफ है वो थोड़ा वेट करे, सेविंग्स करे, उसके बाद एक घर खरीदे। तो क्या ऑप्शन बेहतर रहेगा ये हम इस वीडियो में जानते हैं। एक बहुत मजा आने वाला है, इस पॉइंट को देखना। पहला ऑप्शन है वो EMI करे, वो अपना 50 लाख रुपये का एक घर खरीदेगा। लेट्स से जो घर का अमाउंट है वो 50 लाख रुपये है। 50 लाख रुपये का घर है, ऑब्वियसली उसके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं, तो 50 लाख रुपये के घर के लिए वो लोन लेगा। तो 50 लाख रुपये का घर, उस पर वो 9% की इंटरेस्ट रेट देगा, जो कि हाउस का यही चलता है आजकल। और लेट्स से जो EMI है वो है 50,000 रुपये, क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग जितना पैसा कमाते हैं उसका आधा पैसा इंडिया में वो अपने हाउस के EMI पे या रेंटल इन सब पे देते हैं। तो ऑब्वियसली जो अमाउंट है वो हो गया 50,000 रुपये। और इस पर आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? तो 15 साल लगेंगे लोन को पूरा होने में 9% के इंटरेस्ट रेट पे, जिसपे कि 9.28 लाख रुपीज़ वो बंदा दे चुका होगा ऑब्वियसली। और 15 साल बाद उसकी उम्र ऑब्वियसली 38 ईयर्स हो चुकी है। तो जब वो 38 ईयर्स का हो चुका है, यानी कि 15 साल बाद 91.28 लाख रुपीज़ पे करने के बाद वो घर फाइनली उसका हो चुका है, उसके नाम पे हो चुका है। बट यहीं पे अगर हम इसे सेम एग्जांपल को देखें तो हमारा गोल अभी भी वही है 50 लाख रुपये। अब इसको हम EMI के जरिए नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के जरिए अचीव करने की कोशिश करें तो हमारा जो गोल है वो है 50 लाख रुपये। हमारा जो अमाउंट है वो अभी भी 50,000 ही होगा, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसपे हमें 15% की जगह चलिए 12% लेते हैं, 12% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा। बट एक सेकंड, मुझे तो अगर घर भी लेना था तो ऑब्वियसली 50 लाख का घर अगर हम रेंटल यील्ड निकाले तो 15,000 रुपये अगर हम एक एज अ रेंट देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा घर मिल जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में आता हूँ तो मुझे पता है कितना अच्छा घर मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता। अगर कोई मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई से ये सब वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ का रेंटल यील्ड कितना है। तो ऑब्वियसली 15,000 रुपये का वो रेंट पे करता है, जिसमें एक अच्छा खासा एक अच्छे घर में रहता है, एंड उस पर बचा उसके पास अमाउंट वो 35,000। अब इस 35,000 को वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो 50 लाख के गोल पे पहुंचने के लिए उसको लगेंगे 8 साल। ऑब्वियसली अब आप लोग कहोगे भाई घर का प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट आप इस कैलकुलेशन को देखो। 8 साल बाद तो टोटल अमाउंट है वो 50 लाख की जगह 56 लाख हो चुका होगा, यानी 50 लाख रुपये जो चाहिए था प्लस में 6.5 लाख रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा होगा सिर्फ 8 साल बाद। अभी भी वो अपने किराए के घर में रह रहा है, एंड इसके बाद जो अमाउंट है वो हो गया 56 लाख इन 8 ईयर्स। बट EMI जब वो पे कर रहा था तो उसके बाद जो अमाउंट था वो था 15 साल का, यानी जो टाइम पीरियड था वो था 15 साल का। तो ध्रुव जो है जब वो इन्वेस्ट करता है 15 सालों तक, तो आफ्टर 15 ईयर्स
63 लाख रुपीज़ उसका अमाउंट जो है उसने इन्वेस्ट किया, और उस पर रिटर्न मिला उसको वो है 1.13 करोड़, 1.13 करोड़, यानी कि जो टोटल अमाउंट है आफ्टर 15 ईयर्स वो है 1.76 करोड़ का। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपके जितने मिथ थे कि भाई घर का प्राइस बढ़ गया और हमारा भाई हमें मैनेज भी तो करना है घर, उसका क्या होगा, तो बंदा किराए पे रह भी रहा है, अभी भी किराए पे भी उसको वैसा ही घर मिल रहा है जैसा वो EMI पे रह सकता था। अब इस पे किराए पे रहने का उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसने जो बचा हुआ अमाउंट 50,000 रुपये में से इन्वेस्ट किया, तो आफ्टर 15 ईयर्स 63 लाख रुपीज़ उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है, रिटर्न है उसका 1.13 करोड़, और टोटल जो अमाउंट है वो उसका 1.76 करोड़, यानी कि पौने 2 करोड़ रुपये। पौने 2 करोड़ रुपये कम नहीं होता कोई भी घर खरीदने के लिए। अब नाउ एट द एज ऑफ 38 ध्रुव अपना घर आराम से फिर से खरीद सकता है, एकदम पूरी डाउन पेमेंट कर सकता है, उसके बाद उसके पास थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो किसी अच्छे घर में नहीं, ऑब्वियसली जब तक वो रेंट पे कर रहा था तब तक वो अच्छे घर में रहा, एंड जब ध्रुव की सैलरी बढ़ेगी वो अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा देगा, बट वहीं पे ऑब्वियसली खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम इसको ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करेंगे। तो सेम चीज़ अगर हम EMI की तरफ जाते हैं तो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, अगर हम इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, जिसमें कि सेम अमाउंट में सेम टाइम पीरियड में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ हमें उतना पैसा उतना घर हमें आराम से मिल जाता है। अब बात आती है इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, तो मैंने आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में बताया, जिसमें कि इंडिया के लार्ज कैप 50 कंपनीज आती है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको 12 से 14% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसमें यानी कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कीजिए। मेरी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देखो, वो बहुत कमाल की है। अगला आता है गोल्ड, यानी कि जो इंडिया की पसंद है। गोल्ड यार मतलब इंडिया के लोग कितना गोल्ड खरीदते हैं ये तो आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और गोल्ड गिव्स मच बेटर रिटर्न देन एनी थिंग। अब मैं ये नहीं कह रही आप गोल्ड में ही सारा पैसा डाल दो, बट गोल्ड क्या कि वो गॉड्स मनी कहते हैं उसे। एंड फिर आता है रीट्स, यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल स्टेट में अगर आपको इंटरेस्ट है बट आपके पास इतना पैसा नहीं है तो यू शुड इन्वेस्ट इन रीट्स। रीट्स यानी कि वो कंपनीज जिसमें कि जो कंपनीज मॉल्स कॉर्पोरेट ऑफिस ये सब होल्ड करती है, वो सब बनवाती है खुद, और इसका जो डिविडेंड होता है 90% डिविडेंड, 80 to 90% डिविडेंड वो लोगों में बांट देती है। तो रीट्स में इन्वेस्ट करने के डिविडेंड में काफ़ी अच्छे फायदे होते हैं। फिर आता है ELSS, ETFs और ये सारे ऑप्शन है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे आप फॉलो कीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी अमेजिंग वीडियो